सभी को नमस्कार साथियों। मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइएगा साथियों, हम गजानन जी का नमस्कार कर कर गजानन जी का आह्वान कर कर कक्षा का प्रारंभ करते हैं। हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है, सबसे पहले भगवान को ध्याओ और ध्याओ गणेश जी को सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम अपन गणेश जी को ध्याकर उनका आह्वान कर कर हम प्रारंभ करते हैं अपनी भाषा संस्कृत को। तो आइएगा, गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीत जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो आइएगा और सभी प्रणाम कर लीजिएगा गणेश जी को, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है भाषा संस्कृतम। तो आइएगा, हम भाषा संस्कृतम पढ़ेंगे और इस भाषा संस्कृतम में हम क्या देखने वाले हैं और किस प्रकार हमारी रणनीति रहेगी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर कर फिर हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिएगा साथियों, आप सारे के सारे संस्कृत विभाग से हैं, संस्कृत आपके रही है 11th-12th में रही है, आपके शास्त्री आपने किया है, आपने शिक्षा शास्त्री की है, तो आपके यहाँ संस्कृतम जो भाषा है वो आपको पहचानने में, सूत्र इत्यादि में आसानी भी होगी। तो आइएगा, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा जो 7 साल से पढ़ा रहा हूं संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा को, तो आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपको डरने की कदापि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट करने वाले हैं, आपको चाहे कुछ याद है या चाहे कुछ भी याद नहीं है, मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं 0 लेवल से। यहां से आगे बढ़ेंगे और जो अंतिम दिन होगा उस दिन आपको मजा आएगा कि सर मजा आ गया वास्तव में पढ़कर। तो ठीक है, हम संस्कृतम भाषा को पढ़ने वाले हैं और सर इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर दो। तो देखो, सबसे पहले हमारे सामने 2 ही चीजें हमारे सामने महत्वपूर्ण है ना, और फिर एक तीसरी चीज आती है जो अंत में हम पढ़ेंगे। तो हमारे सामने जो स्थितियां रहेंगी वो हमारे सामने रहेगा व्याकरण, हमारे सामने रहेगा साहित्य और हमारे सामने रहेगा शिक्षा विधियां। ठीक है, 3 आपके सामने 3 स्थितियां आपके समक्ष रहेंगी, जो तीनों स्थितियां मैं बखूबी समझाऊंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी और आपको कहीं पर भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। एक बात और देखिएगा, संस्कृत में आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं वो संस्कृत भाषा में ही करते हैं। आप याद कीजिएगा, आपकी 10वीं कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर किस में आया करते थे, तो आपको पता है कि सर हमारे तो संस्कृत में ही आया करते थे। तो यहीं से बात हमारी स्टार्ट हो चुकी है। संस्कृत के सबसे पहले व्याकरण जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। पूरा संज्ञा प्रकरण, अच संधि, संधि, पूरा का पूरा समास, सारी की सारी स्थितियां, वो भी एक ऐसे माध्यम से जिससे आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सूत्रों को कैसे याद करना है, सूत्र कितने याद करने हैं, कितने काम आएंगे, वो सारी चीजें अपने दिमाग में रहेंगी। तो आइएगा, मैं एकदम 0 लेवल से आपका संस्कृत भाषा का व्याकरण स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो आइएगा, हम संस्कृत भाषा का व्याकरण स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम संस्कृत के बारे में सामान्य परिचय आज के दिन देख लेते हैं। आइएगा, संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय, संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय क्या है? संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइएगा साथी, हम संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय देखते हैं। संस्कृत भाषा के सामान्य परिचय में हम क्या देखने वाले हैं और किस प्रकार से हमें यहां से स्टार्टअप करना है। तो आइएगा, शुरुआत कहीं से की जाए वो यहीं से की जाए और यहीं से चला जाए। आइएगा, सबसे पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। हमारे सामने एक शब्द है जिसका नाम है संस्कृतम। हमारे सामने एक शब्द है जिसका नाम है संस्कृतम। अब हम सबसे पहले देखते हैं संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति। भाई, संस्कृतम शब्द बना कैसे है, किस प्रकार बना है? तो देखिएगा, संस्कृतम शब्द को अगर हम देखें तो संस्कृतम शब्द में सम उपसर्ग है, डुक्रीय धातु है और त प्रत्यय है।
ठीक बात। सम उपसर्ग है, डुक्रिय धातु है, त प्रत्यय है। इसकी फर्स्ट सिचुएशन ये है। सेकंड सिचुएशन, यहां समासुटी से सुट का आगम होगा। तो देखिएगा, सम उपसर्ग मध्य में सुट का आगम, और यहां पर डुक्रिय धातु, मूल धातु डुक्रिय होती हैं, और फिर अपना कौन सा प्रत्यय, त प्रत्यय। ये हलंत नहीं है, ध्यान रखना, त प्रत्यय। ठीक बात है, यहां तक हमारे दिमाग में क्लियर हुई। सम उपसर्ग डुक्रिय धातु त प्रत्यय, यहां मध्य में सुट का आगम होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहां सुट का आगम हुआ है। सुट का आगम हुआ है। समासुटी एक सूत्र आता है, उससे सुट का आगम होता है। ठीक है, आगम और आदेश के बारे में आपको पता होगा। आगम होता है मित्रवत और आदेश होता है शत्रुवत। आगम यानी चुपचाप आकर बीच में बैठ जाना, अर्थात ये सुट जो है वो बीच में आकर बैठ गया। आपको पता होगा हमारे संस्कृत में लोप इत्यादि कार्यक्रम भी होते हैं, हल इत्यादि संज्ञाएं, इत संज्ञाएं होती हैं। तो वह सारे कार्यक्रम हम संज्ञा प्रकरण में देखेंगे। उससे पहले मैं मोटी मोटी बात बता देता हूं। ट की इत संज्ञा हो जाएगी और ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी। ट आपका हलंत्यम से चला जाएगा और ऊ की उपदेशे अजानुनासिक इत सूत्र के द्वारा यहां पर इत संज्ञा हो जाएगी। तो शेष क्या रहेगा? तो शेष आपके दिमाग में बैठ गया होगा, सर यहां पर शेष जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका स। तो यहां रहा स्थिति सम, आगे रहा स, क्योंकि यहां पर ऊ और ट की संज्ञा हो चुकी है। ऊ और ट की क्या हो सकी है? इत संज्ञा। और इत संज्ञा का तात्पर्य हमेशा क्या होता है? इसका फल हमेशा यही होता है, लोप। ठीक है, तो यहां सम प्लस स बचा। डुक्रिय धातु में डू की संज्ञा हो गई, यह की संज्ञा हो गई, और यहां पर क्या शेष रहा? क्री शेष रहा, और आगे क्या शेष रहा? त शेष रहा। यहां तक हमारी स्थिति बन चुकी है, सम स क्री और त। यहां तक हमारी अपनी स्थिति बन चुकी है बढ़िया तरीके से, हमारे को कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आगे क्या कंडीशन बैठती है? तो देखिएगा, फोर्थ कंडीशन यह बैठेगी, सम प्लस स प्लस, यहां देखो क्री बचा है और आगे त बचा है, त प्रत्यय आया है ना। तो त प्रत्यय से क्या शेष रहता है? त हमेशा याद रखिएगा, त का हिंट होता है तह ता तम, त ता तम। आपको ये हिंट याद रखना है थोड़ा सा, जो भी प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। तह ता तम, अगर किसी भी शब्द के अंत में तह ता तम दिखते हैं, ढ ढा ढम दिखते हैं, न ना णम दिखते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आपको ट्रिक के माध्यम से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो तह ता तम शेष रहेगा यहां पर, और तह ता तम अर्थात यहां पर आ गया तह अर्थात पुल्लिंग में, ता अर्थात स्त्रीलिंग में, और तम अर्थात नपुंसकलिंग में। तो यहां पर कंडीशन यही है साथियों कि इनका शेष तह ता तम रहेगा। तो यह शब्द जो बनने वाला है सम उपसर्ग डुक्रिय धातु का प्रत्यय से, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों का बनने वाला है। तो यहां पर स तो शेष रहा ही था, है ना। और उसके बाद में हमारे सामने जो कंडीशन बचेगी, क्री और ता जोड़ेंगे तो हमारे सामने यहां स्थिति बन के आएगी ता कृतः। क्या बन के आएगी? कृतः। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्री और त से बनकर यहां तह ता तम जोड़ेंगे तो यहां बन जाएगा कृतः कृता कृतम। ये स्थिति बन गई, कृतः कृता कृतम, त प्रत्यय के योग से। तो देखो हिंट मिल गया, तह ता तम, है ना। त प्रत्यय अर्थात क की संज्ञा होती है, वहां पर भी कोई गुण और वृद्धि कार्य नहीं होता। किंगति जो है सूत्र आता है वह निषेध कर देता है। तो सर ये इत्यादि हमारी चीजें समझ में थोड़ी आएंगी अभी तक, नहीं, ये आएंगी आगे, आराम से समझ में आएगी जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है? त प्रत्यय का हिंट होता है तह ता तम। जिस शब्द के अंत में तह ता तम मिल जाए वहां निश्चित तौर पर त प्रत्यय लगा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमारे दिमाग में आ गई सर ये बात कि यहां पर जो स्थिति बनी है कृतः, और यहां सम, यहां स की बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पांचवी कंडीशन में देखिएगा, यहां संधि का उदाहरण भी बन रहा है। कौन सी संधि हो रही है? इसका नाम है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि हो रही है? अनुस्वार, अनुस्वार संधि हो रही है। अनुस्वार संधि होगी तो क्या बन जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, ये बन जाएगा सम, आगे श है और आगे कृतः है।
संस्कृतः, शब्द बन गया संस्कृतः। तो ये किस लिंग में बना है साथियों? सर ये पुल्लिंग में बना है। ठीक बात है। तो सर स्त्रीलिंग में भी बनेगा क्या? बनेगा, क्योंकि कृत है, कृता, कृतम तीनों लिंगों में चलता है प्रत्यय। तो संस्कृतः बन गया, यहां क्या बन जाएगा? संस्कृता बन जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा? संस्कृतम बन जाएगा। ये बन गया संस्कृतम। तो बखूबी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि संस्कृतः, संस्कृता, संस्कृतम ये शब्द निष्पन्न होंगे। बात समझ में आ गई? तो हमारे सामने जो एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में, वो यहां से ये बात पूछ सकता है संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति। तो यहां पर श्रेष्ठ व्युत्पत्ति अगर मानोगे तो सम उपसर्ग शुट का आगम डुक्रिय धातुक त प्रत्यय। नॉर्मल रूप से सम उपसर्ग डुक्रिय धातुक त प्रत्यय, मध्य में शुट का आगम होता है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो ये करना, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो ये भी आप कर सकते हो सेकंड प्रेफरेंस के रूप में, तो आपका कार्य हो जाएगा। एग्जामिनर पूछ बैठे यहां पर संधि कौन सी है, तो बता सकते हो अनुस्वार संधि है। एग्जामिनर पूछ बैठे प्रत्यय कौन सा है, तो बता सकते हो त प्रत्यय है। सब कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय लगा हुआ है ना। आपसे एग्जामिनर पूछ ले मूल धातु का अस्तिवा, यहां संस्कृतम शब्द में मूल धातु कौन सी है, तो आप बता सकते हो डुक्रिय धातु मूल धातु है। तो आपकी यह बात अच्छे से क्लियर हुई होगी कि संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। देखो साथियों, आसानी यही है कि जब भी हम प्रारंभ करें, कोई भी चीज को प्रारंभ करें, तो वहां पर हमें उसका गहराई से एक एक पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी होता है। अगर हम एक पॉइंट पर भी ध्यान दे रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, और मजा इसी बात का है साथियों। आइएगा, हमने संस्कृतम शब्द को सीख लिया, बखूबी सीख लिया। संस्कृतः, संस्कृता, संस्कृतम, कोई दिक्कत नहीं है। त प्रत्यय तह ता तम, जैसे भिन्न है, भिन्ना, भिन्नम, है ना। नह ना न मारा तो भी ता प्रत्यय है ना, ये ध्यान रखना। आइएगा, भीत है, भीता, भीतम, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ता प्रत्यय भी सीख गए हैं। दूसरी बात क्या है? आइएगा, यहां पर अगली बात क्या आती है? अगली बात ये आती है संस्कृतम शब्द की परिभाषा। संस्कृतम शब्द की परिभाषा। सर संस्कृतम शब्द की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं संस्कृतम? संस्कृत शब्द की परिभाषा क्या है? तो देखिएगा, संस्कृतम शब्द की परिभाषा देखते हैं। तो देखिएगा, सम्यक ज्ञायते इति संस्कृतम। सम्यक ज्ञायते इति संस्कृतम, इसकी परिभाषा है जिसको अच्छे प्रकार से ज्ञायते जाना जा सके, समझा जा सके, वही संस्कृत है। संस्कृत भाषा तो द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं की जननी है। मेरे विद्वान साथी जो संस्कृत लिए हुए हैं, आप अपने आप पर गर्व करिएगा। मैं अपने आप पर गर्व करता हूं कि हमने संस्कृतम पढ़ी है। हम संस्कृत भाषा का एक कहने का मतलब लीडर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। हम आगे बढ़कर संस्कृत भाषा को सिखा रहे हैं। जब आप गवर्नमेंट नौकरी लग जाएंगे, सरकारी नौकरी लग जाएंगे, तो आप संस्कृत का एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ने वाले हैं, संस्कृत को साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो बखूबी मुझे आप पर आशा है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और मुझसे जो सीख कर जाएंगे उसका आप प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो संस्कृतम शब्द की परिभाषा सम्यक ज्ञायते इति संस्कृतम, इतना ही याद रखना और कुछ नहीं करना। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो सम्यक करोति इति संस्कृतम, जिसको अच्छे प्रकार से किया जा सके। सम्यक करोति इति संस्कृतम, सम्यक करोति इति संस्कृतम, जिसको अच्छे प्रकार से किया जा सके वह भी क्या है? संस्कृत है। तो बखूबी यहां पर समझ में आई। दूसरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा वापस देखिएगा, पहली बात क्या थी? संस्कृतम शब्दस्य व्युत्पत्ति। क्या उत्पत्ति है? सर हमारे दिमाग में आ गई, सम उपसर्ग है, डुक्रिय धातु है, त प्रत्यय है, सुट का आगम होगा सर समय सूटी सूत्र से, कोई दिक्कत नहीं। सुट का आगम होगा, सुट का आगम में लोप इत्यादि हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, और डुक्रिय धातु में लोप इत्यादि हो जाएंगे। सम बचा, स बचा, क्री बचा, अक्ता बचा। क्री और त को जोड़ेंगे तो कृत है, कृता, कृतम निष्पन्न होगा। त प्रत्यय के योग में तह ता तम शेष रहता है। फिर जोड़ेंगे, संधि बनाएंगे सर, अनुस्वार संधि। अनुस्वार के मैं के बाद में कोई वर्गीय वर्ण आ रहा है
तो यहां पर आप अनुस्वार कर सकते हैं निश्चित तौर पर, या सहसा आ रहा है तो अनुस्वार कर सकते हैं संस्कृतः, और दूसरा बनेगा संस्कृता, तीसरा बनेगा संस्कृतम। चूंकि हमने देखा कि संस्कृता है, संस्कृता, संस्कृतम, यहां त प्रत्यय है तो तीनों लिंगों में त प्रत्यय चलता है। बहुत बढ़िया, है ना, हमारे सामने ये बातें समझ में आ गई। फिर हमने संस्कृतम शब्द की परिभाषा सीखी, सम्यक ज्ञायते इति संस्कृतम, सम्यक करोति इति संस्कृतम। बहुत समीचीनम। आइए आगे चलते हैं। तीसरी कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट क्या है साहब? जो संस्कृतम शब्द है, संस्कृतम जो शब्द है, हाँ है भैया, इस संस्कृतम शब्द में संधि का प्रयोग हुआ है, वह संधि कौन सी है? तो आइएगा जनाब, हम संस्कृतम शब्द में संधि अगर एग्जामिनर पूछ ले तो हम कौन सी बताएंगे? तो देखिएगा, हमारे सामने एक सूत्र आता है मौनुस्वार, मौनुस्वार, मौनुस्वार नाम का सूत्र आता है। मौनुस्वार है सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है, सीधी सी बात है, मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो मैं को क्या करूंगा? मैं को अनुस्वार कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अनुस्वार। अनुस्वार यही पर श्रवण तो क्या कर देता? पंचम वर्ण कर देता, पर यहां अनुस्वार ही काम में लेना, है ना। तो यहां पर संस्कृतम शब्द में हमारी जो संधि होगी वो अनुस्वार संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अनुस्वार संधि होगी। इसका विच्छेदित रूप क्या होगा? सम प्लस कृतम, सम प्लस कृतम, तो यहां बन जाएगा संस्कृतम। ये विच्छेदित रूप है। तो एग्जामिनर पूछ बैठे विच्छेद क्या है, तो बता देना सम प्लस कृतम है। अगर वो पुल्लिंग में पूछ रहा है तो सम प्लस कृत है, और अगर आपका स्त्रीलिंग में पूछ रहा है सम प्लस कृता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बखूबी तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। आइएगा आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है? हमने देखा संस्कृतम शब्द में अब आइए, हमने संस्कृतम शब्द की पूरी व्याख्या कर ली। अब हम चलते हैं, एक शब्द आता है जिसका नाम है व्याकरणम। शब्द है व्याकरणम। व्याकरणम शब्द की परिभाषा, व्याकरणम शब्द की परिभाषा, व्याकरणम शब्द की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं व्याकरणम? देखिएगा यहां पर एक बात देखिएगा, संस्कृतम शब्द जो था वो आपका संस्कृतम शब्द था, वह था आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। व्याकरणम शब्द जो होता है केवल नपुंसकलिंग में होता है साथियों। आइएगा हम व्याकरणम शब्द की परिभाषा की चर्चा करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आइएगा व्याकरणम शब्द, हम व्याकरणम शब्द को देखते हैं। यहां पर सबसे पहले व्याकरण शब्द की परिभाषा तो क्या है? व्याकरण शब्द की परिभाषा निकल के आती है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। क्या कहता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम? अर्थात कहने का तात्पर्य है, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें को जोड़कर और एक बढ़िया सा एक कोई चीज बना दें, है ना, सूक्ष्म चीजों से स्थूल चीज बना दें, वही व्याकरण है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप अपने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
सेकंड ग्रेड में आप सोचिएगा कि आपने आज से लेकर सेकंड ग्रेड तक तैयारी की, ठीक है, आपने संस्कृत पढ़ा, आपने साइको पढ़ा, आपने जीके पढ़ा, उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट करते गए, धीरे धीरे अपने आप का ज्ञान विस्तृत करते गए। तो ये जो एक्सेप्ट किया यही व्याकरण है, विस्तृत कर दिया ये आपका लक्ष्य है। तो यहां इसी से आपके व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन व्याकरण कहा गया है, जिससे विशिष्ट प्रकार से जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको मिला दिया जाए तो वह जो है वो व्याकरण बनने का कार्य करेगी। जो आपका रास्ता चूज किया था आपने वह व्याकरण है। इसी प्रकार से ये परिभाषा दी थी वो पाणिनि थे, ये परिभाषा पाणिनि ने दी है। इसी प्रकार से एक परिभाषा और दिमाग में आती है, जो कौन सी परिभाषा है, लक्ष्य लक्षणे, लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम किसने कहा है? सब पतंजलि ने कहा है। किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है। पतंजलि महोदय जो भाष्यकार हैं, पाणिनि महोदय जो आपके व्याकरणाचार्य हैं, तो पतंजलि महोदय ने कहा है, क्या कहा है कि लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आपने कार्यक्रम किए, लक्षण किए, वही व्याकरण है। वही बात अभी बात बताई, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका रास्ता है, जो आप जहां चल रहे हैं, जहां आप कोई चीज सीख रहे हैं, वहां से जहां से आपने सीखा है वही व्याकरण है। तो हमारे सामने व्याकरण की दो महानुभाव, जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपके एक पाणिनि जी हैं तो एक पतंजलि जी हैं, इन दोनों ने व्याकरण की परिभाषा बखूबी बनाई है। तो व्याकरणम शब्दस्य परिभाषा अस्ति वा व्याक्रियन्ते, क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनिति व्याकरणम और लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम। ये व्याक्रियन्ते है, व्याक्रियन्ते नहीं है, मैंने लगाना भूल गया। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनिति व्याकरणम लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम। बखूबी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आइएगा। तो हमारे दिमाग में बैठी कि साहब हमारे संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, परिभाषा, संधि इत्यादि याद हो गए, व्याकरण शब्द की परिभाषा याद हो गई। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है आगे? आगे बात आई व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति। व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? देखा जाए व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, किसे कहते हैं व्याकरण, वो हमने सीखा। व्याकरण शब्द निष्पन्न कैसे हुआ होगा, आइएगा देखते हैं। व्याकरण शब्द निष्पन्न हुआ होगा, यहां पर वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, डुक्रिय धातु है और एक प्रत्यय लगा है जिसका नाम है लिट प्रत्यय। देखिएगा सर, ये रहा, वी तो उपसर्ग लगा है, आंग उपसर्ग लगा है, डुक्रिय धातु लगी है और लुट एक प्रत्यय लगा है। तो देखिएगा यहां पर हमारे सामने वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रिय धातु, लुट प्रत्यय यहां पर आपके सामने लगे हुए हैं, बखूबी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछेगा, कई बार एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ रखा है कि बताइएगा जनाब कि व्याकरणम शब्द में कितने उपसर्ग लगे हैं, तो आपका उत्तर सही जाएगा सर, 2 उपसर्ग लगे हैं। धातु कौन सी लगी है? डुक्रिय धातु लगी है और लुट प्रत्यय लगा है। लुट प्रत्यय का क्या रहता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं, यहां पर व्याकरण शब्द है तो यहां पर बचेगा वी, यहां बचेगा वी, यहां बचेगा आंग, है ना, और आंग में देखें तो ग की संज्ञा हो जाएगी, ठीक। यहां बचेगा आपके सामने डुक्रिय, डुक्रिय में यह और डू की संज्ञा हो जाएगी, ठीक। आदिरी टू डवह, देखना एक सूत्र आता है आदिरी टू डवह, यह सूत्र जब मैं संज्ञा प्रकरण पढ़ाऊंगा तो संज्ञा का पॉइंट पढ़ाऊंगा।
तो आदरी टू डवह यहां पर संज्ञा करता है, यहां धातुओं में जो आगे टू डू होते हैं तो वहां पर डू की संज्ञा हो जाएगी, यह की हलंतम से हो जाएगी, क्री शेष रहा। और आगे लुट प्रत्यय, लुट प्रत्यय केवल नपुंसकलिंग में चलता है साहब, लुट प्रत्यय केवल नपुंसकलिंग में चलता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां पर आगे चले तो यहां पर आगे निष्पन्न क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड है और ये आपका तीसरा, हाँ को तीसरा को नहीं, एक को तीसरा है। देखो आगे क्या बचता है, तो वी और आ, देखो एक बात यहां पर वी और आ, वी और आ, यहां पर वी और आ को देखें और क्री और लुट को देखें तो यहां पर दोनों कार्य होंगे। क्या कार्य होंगे, सबसे पहले यहां पर यण संधि होगी, ये बन जाएगा व्या, कोई दिक्कत नहीं है, यण संधि हुई, क्योंकि ई के स्थान पर या आदेश होगा, यह में आ मिल जाएगा, व्या बन जाएगा। तो यहां पर एक तो यण संधि हुई और दूसरी स्थिति में बचा क्री और लुट। क्री और लुट, लुट के बारे में देखना क्या कहता है लुट के बारे में। लुट जिस शब्द के अंत में अनम या अणम आए, अनम या अणम आए, जिस शब्द के अंत में अनम या अणम आए तो वहां 100% लुट प्रत्यय होता है ना। और लुट प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग में लगता है। किस लिंग में लगता है, नपुंसकलिंग में लगता है। ये छोटी मोटी बातें जो हैं वो आपकी लुट प्रत्यय की हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये छोटी मोटी बातें किसकी है, लुट प्रत्यय की। जब मैं लुट प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में ये बात बैठती है यहां से कि साहब जिस शब्द के अंत में नम या अणम या अनम आए तो वहां पर लुट प्रत्यय होगा और लुट प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग में लगता है, इसलिए मैं अंत में देखने को मिल रहा है हिंट में, है ना। जैसे पठनम, लेखनम, गानम, पानम, दानम, सब में नम या अणम दिखेगा। न इसलिए होता है क्योंकि ऋतुरषाणम नोण, है ना, तो र री श इत्यादि का व्यवधान होता है तो वहां पर न को जगह ण होता है, तो यही बात है। तो यहां पर मैं देखूं तो यहां पर स्थिति क्या बनती है ना, गुणकारी होगा और यहां बन जाएगा कर्णम, शब्द बन जाएगा कर्णम। कर्णम इसलिए बना, यहां पर जो क्री था, क्री को गुण कार्य हुआ और गुण कार्य होकर कर बन गया। क्या बन गया, कर बन गया। चूंकि री को गुण कार्य अर्थ होता है, री का गुण कार्य क्या होता है, री का गुण कार्य होता है अर्थ, ठीक बात। तो यहां कर बन गया और कर में हमने अणम जोड़ दिया, क्योंकि रे दिख रहा था, अणम जोड़ दिया। रे इत्यादि का व्यवधान नहीं होता तो अनम करते हैं, रे इत्यादि का व्यवधान है तो हमने क्या जोड़ दिया, अणम, तो बन गया व्याकरणम और यहां बच गया वी। तो व्याकरणम शब्द निष्पन्न होगा नहीं होगा, सर होगा। तो यहां पर अपने सामने 5वीं स्टेप में बन के आया, शायद चौथी स्टेप होगी, चौथी स्टेप में बन के आया शब्द व्याकरणम, व्याकरणम शब्द बन के आया व्याकरणम। बात समझाई। तो व्याकरणम किस शब्द, किस लिंग का है साहब, ये नपुंसक लिंग का है। व्याकरण शब्द किस लिंग का है, नपुंसक लिंग का है। वापस देख लीजिएगा, यहां पर आपके सामने है व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रिय धातु, लुट प्रत्यय, बखूबी समझ में आ गई होगी। वी और आ यहां यण संधि का उदाहरण निष्पन्न करते हैं, डुक्रिय और लुट यहां पर आपके कर्णम शब्द बनता है, क्री को गुण कार्य होकर अर और अनम अणम लुट का शेष रहता है, इसलिए व्याकरणम शब्द निष्पन्न हो जाता है। कोई बात नहीं, आइएगा हम यहां पर अगली स्टेप के बारे में चर्चा करते हैं। व्याकरणम शब्द में संधि, व्याकरणम शब्द में संधि, व्याकरणम शब्द में संधि कौन सी है, अभी अभी पता किया था। व्याकरणम शब्द में संधि, व्याकरणम शब्द में संधि कौन सी है, सोचिएगा व्याकरणम शब्द में संधि कौन सी है। व्याकरणम शब्द में संधि अभी अभी हमने पढ़ा, तो व्याकरणम शब्द में देखें तो संधि होती है यण संधि। यण संधि होती है। सूत्र यहां पर जो काम करता है वो सूत्र यहां पर काम करता है ई को यणची। जब संधि पढ़ेंगे तो ई को यणची को बखूबी समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं मोटी तौर पर बता देता हूं, ई उरीलरी के बाद में कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पर यवरल आदेश हो जाते हैं। ई उरीलरी स्थानीय है और आदेश यवरल है। बात समझ में आ गई होगी। और जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें और भी बखूबी क्लियर हो जाएंगी, है ना। यण संधि है, इको यणची, और विच्छेदित रूप क्या होगा,
इसका सही और सटीक विच्छेद क्या होगा? व्या प्लस कर्णम, व्या प्लस कर्णम, और निष्पन्न होगा व्याकरणम। यहां पर बात क्लियर होती है व्याकरणम की, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी कंसेप्ट क्लियर होता है। आगे चलिएगा, देखिएगा हम जब भी तैयारी करें हमें रट्टा नहीं मारना। आप देखेंगे तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है आपको कोई भी रट्टा नहीं मारना पड़ा, आपको दिमाग में बैठ गई सारी चीजें। तो ये हकीकत है। एक कहने का तात्पर्य, एक मैं वरिष्ठोपाध्याय स्वर्ण विजेता हूं, लब्ध स्वर्ण पदक विजेता हूं भवानी शंकर शर्मा। तो आप उस प्रकार व्याकरण पढ़ेंगे जिस प्रकार आपने सोचा भी नहीं होगा कि सर हमें सूत्र इत्यादि कंठस्थ भी नहीं करने पड़े और स्वतः ही कंठस्थ हो गए। सारी चीजें धीरे धीरे कर, चूंकि एक दिन में हम पहाड़ नहीं बना सकते और न ही एक दिन में पहाड़ तोड़ा जा सकता है ना। मेरे पास बम इत्यादि तो है नहीं कि मैंने फिट किया और तोड़ डाला, नहीं। हम इतना आसानी से पढ़ेंगे, क्योंकि जितना समय आप स्टडी को देंगे, जितना मन लगाकर पढ़ेंगे, मजा उसी चीज का है। और एक एक प्रश्न, क्योंकि जहां से बारीकी से भी प्रश्न पूछा जाए, हमारा एक मन, हमारा एक तन उसका उत्तर इस प्रकार दे दे कि आपको मजा आ जाए, आपके आंखें बंद करके जो चेहरा नजर आए वह संस्कृत भाषा हो। तो मजा इस बात का है। आइएगा हम आगे चलते हैं। अगली बात क्या है हमारी? अगली बात आई, सब हमने यहां तक सीख लिया, व्याकरण शब्द के बारे में इतना सीख लिया। अब आगे कंडीशन बचती है, अब क्या बनता है, मजा देखो। व्याकरणम, क्योंकि मैं व्याकरणम इसलिए लिख रहा हूं कि नपुंसकलिंग शब्द है, आपके दिमाग में रहे। व्याकरण, शिक्षा पढ़ाना भी एक कला है, पढ़ाने में भी आप एक कला का उपयोग करें। जिस प्रकार मैं कला का उपयोग कर रहा हूं, जब भी आप पढ़ाने जाए बच्चों को अपनी कला का उपयोग करें, जिससे बच्चे को पता भी न चले और याद हो जाए। ठीक है। व्याकरणम शब्द में धातु और वह अर्थ। देखो एक बात मैंने लिखी है, धातु अर्थ। धातु का क्या अर्थ होगा? यहां पर देखिएगा, व्याकरण शब्द में एक धातु है ना, वो किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। धातु लगी है डुकरी है, आपका दिमाग बोलेगा सर धातु लगी है डुकरी है, और डुकरी किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? डुकरी धातु है और पूछ लेगा डुकरी धातु किस अर्थ में लगती है, तो आपका उत्तर हमेशा जाना चाहिए करण अर्थ। करण के अर्थ में डुक्रिय धातु प्रयुक्त होती है, ध्यान रखना। तो व्याकरणम शब्द में जो डुक्रिय धातु लगी है वह किस अर्थ में प्रयुक्त होनी चाहिए? करण अर्थ में, वह करण अर्थ में प्रयुक्त होती है। यह बात जरूर याद रखना। एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछेगा और मैं आईएमपी लगा देता हूं, आईएमपी। एग्जामिनर छोटा सा प्रश्न पूछेगा डुक्रिय धातु का अर्थ है प्रयुक्तम, तो किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? तो आप बताओगे करण अर्थ में प्रयुक्त होती है। बात कंप्लीट। आ जाओ आगे चलते। अब चलते हैं आगे की बात पे। तो हमने व्याकरणम और संस्कृतम शब्द को बखूबी सीख लिया है। व्याकरणम क्या कहना चाहता है, संस्कृतम क्या कहना चाहता है, आगे चलते। व्याकरणम वेदस्य मुखम। एक बात लिखी मैंने, व्याकरणम वेदस्य मुखम। व्याकरण वेदों का मुख है क्या साहब? वेदों का मुख है साहब, व्याकरण वेदों का मुख है। ठीक है। वेदांग, कैसे है मुख? वेदांग। एक वेद पुरुष आता है, उसका गोल मटोल मेरी तरह चेहरा है, कितना मासूम सा चेहरा है। देखो मेरा भी मासूम है, इसका भी मासूम है, दोनों मासूम है। आप सबको संस्कृत पढ़ा रहे हैं, संस्कृतम भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। इसकी प्यारी प्यारी दो अखियां हैं, कितनी सोहनी सोहनी है, देखो कतो प्यारो सो बन रहे। एक बढ़िया सी नाक है, एकदम बढ़िया प्यारी सी। ठीक। एक इसका हंसता हुआ चेहरा है, कितना स्माइल दे रहा है ना। और देखिएगा यहां पर इसके दो पैर हैं प्यारे से, और इसके दो प्यारे प्यारे हाथ हैं। है क्या? है साहब, इसके दो प्यारे प्यारे हाथ हैं और दो इसके प्यारे प्यारे पैर हैं। है ये है वेद पुरुष। कौन है ये? मेरी तरह एक लाल टीका भी लगाता है, जिसको श्री कहते हैं। श्री का द्योतक होता है लक्ष्मी, श्री का द्योतक क्या होता है? लक्ष्मी। ठीक। तो यहां पर देखिएगा ये है वेद पुरुष।
वेद पुरुष। ये वेद पुरुष है साहब, है साहब वेद पुरुष। इसकी दो प्यारी प्यारी आंखें, एक नाक है, एक हंसता हुआ चेहरा है, इसके दो प्यारे प्यारे कान भी हैं। कान कैसे भूल गए? सबसे पहले बच्चा क्या करता है? श्रवण करता है, सुनेगा साहब यहां से, ठीक। अब देखते आओ, वेद पुरुष के कानों को क्या कहते हैं? वेद पुरुष के मुख को क्या कहते हैं? वेद पुरुष के नाक को क्या कहते हैं? वेद पुरुष की आंख को क्या कहते हैं? वेद पुरुष के हाथों को क्या कहते हैं? और वेद पुरुष के पैरों को क्या कहते हैं? आओ देखते हैं। वेद पुरुष के कानों को निरुक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? व्याकरण में निरुक्त कहा गया है, ध्यान रखना। वेद पुरुष के मुख को क्या कहा गया है? व्याकरण। वेद पुरुष की आंखों को ज्योतिष। याद रखिएगा, एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछेगा। वेद पुरुष के नाक को, नाक यानी शिक्षा, नाक यानी क्या होती है? शिक्षा। सर्दियों में ज्यादा शिक्षा आती है, ये लो शिक्षा, हंसते हंसते पढ़ा करो। वेद पुरुष के हाथों को कल्पव, कल्प कहा गया है। और वेद पुरुष के पैरों को छंदव, छंद कहा गया है। याद रखना, ये वेद पुरुष है। तो वेदांग कितने हुए? वेदांग हुए 60। वेदांग कितने हुए? 60, अर्थात 6। वेदांग कितने हुए? 6 हुए। कौन कौन से हैं? एक निरुक्त, दूसरा व्याकरण, तीसरा ज्योतिष, चौथा शिक्षा, पांचवा कल्पव, छठा छंद। ये याद करने हैं। याद हो जाएंगे सर? याद हो गए, हो जाएंगे क्या? निरुक्त सर, शिक्षा सर, हाँ। ज्योतिष सर, हाँ। कल्पव सर, हाँ। मुख अर्थात व्याकरणम सर, हाँ। और पैरों को छंद कहा गया है। बहुत बढ़िया। तो व्याकरणम वेदस्य मुखम वेदांगा कथिता वेदांग 6 वेद पुरुष। यहां पर किस किस को क्या क्या कहा गया है? आपके कान को निरुक्त, मुख को व्याकरण, आंखों को ज्योतिष, नाक को शिक्षा, हाथ को कल्पव और पैरों को छंदव कहा गया है। तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी निश्चित तौर पर, सर बखूबी रहेगी, हम कहीं भी गलती से भी गलती नहीं करेंगे। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी, व्याकरणम वेदस्य मुखम। ठीक है, आगे चलते। हमारे दिमाग में बात बैठी व्याकरणम की, कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरणम के बारे में हमने चर्चा की, हमने बात की सबसे पहले, देखो सबसे पहले किसकी बात की है, इनको एक बार रिपीट कर लेना। ये देखो, सबसे पहले संस्कृतम, व्याकरण, साहित्य, शिक्षण, इनके बारे में बता चुका हूं। यहां पे देखो, संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय, संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय हमने देख लिया है। यहां पर देख लिया, संस्कृतम को देख लिया है ना। सम उपसर्ग डुकरीय धातु कृत प्रत्यय सुट का आगम हो जाएगा, है ना। ये इत्यादि बना देंगे, ठीक है। यहां पर इत संज्ञा वगैरह सम सक्रियता बचेगा। यहां पर हमने देख लिया व्युत्पत्ति समाप्त होने पर संस्कृता संस्कृता संस्कृत निष्पन्न वक्ता प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। संस्कृतम शब्द की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञायते संस्कृतम, सम्यक करोति संस्कृतम कर सकते हो। संस्कृतम में संधि कौन सी है? सूत्र में अनुस्वार है, सूत्र है मैं को, यहां अनुस्वार हो जाता है और संधि बन जाती है। संप्रस्कृतम अनुस्वार हो गया, व्यंजन बन रहने पर संस्कृतम शब्द निष्पन्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण शब्द की परिभाषा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेति व्याकरणम, पाणिनि ने कहा। लक्ष्य लक्षणेति व्याकरणम, पतंजलि ने कहा। आगे कौन है? व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, वीयांग डुक्रिय धातु लिट प्रत्यय, लिट प्रत्यय का प्रयोग नपुंसकलिंग में होता है, अनम अणम शेष रहता है। दो उपसर्ग है, धातु है प्रत्यय, कोई दिक्कत नहीं। व्याकरणम, है ना, यहां बन गया। संधि होगा, संधि क्या होगा? यहां पर संधि होगा यण, इको यण सी, यण संधि। व्याकरणम वी और आकरणम इसका विच्छेद है। व्याकरण शब्द में धातु डुकरी है, करण अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। और यहां पर आपका वेद पुरुष, जो अभी अभी आपने पढ़ा। आगे चलो, आगे क्या बात निकल के आती है? आगे आती है व्याकरण, अर्थात व्याकरण में त्रिमुनि। देखो, व्याकरण में त्रिमुनि, त्रिमुनि का भी बोलबाला बहुत है भैया। व्याकरण में त्रिमुनि का बोलबाला क्या है? कौन है त्रिमुनि? तो ये हैं कौन, कैसे दिखते हैं, क्या प्यारे हैं, क्या कठिन है, क्या हार्ड है, क्या इनका डरावना चेहरा है, क्या मेरी तरह भोला भाला इंसान है?
ठीक है, आइएगा हम चलते हैं, देखते हैं यहां पर कितने हैं, 3 हैं तो 3 है सब। ये प्यारे प्यारे मुनि हैं, इनको आप बहुत घृणा से देखते हो क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी व्याकरण लिख दी, पर आप इन पर विश्वास करो कि ये आपको नौकरी दिलाकर जाएंगे। इनको पता था मैं संस्कृत बना दूं, नहीं नौकरी कहां से लगोगे। ठीक है, एक गुड्डा सा दिख रहा है, ये पाणिनि है। देखो ये रहे पाणिनि जी, पाणिनि, ये रहे पतंजलि, और ये रहे आपके वार्तिककार कात्यायन। ठीक है, इनको वरुचि भी कहा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, पाणिनि ने क्या लिखा होगा, पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, याद रखना एग्जामिनर पूछेगा पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी। पाणिनि एक व्याकरणाचार्य है, क्या है, व्याकरणाचार्य। पाणिनि एक व्याकरणाचार्य है। इन्होंने क्या लिखा है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछेगा तो आप बोलोगे महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है भाष्यकार। ठीक, इनको सूत्रकार भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सूत्रकार भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है वार्तिक, और इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। ठीक, इनको वार्तिककार। अब देखिएगा, ये हैं आपके पहले नंबर के पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। ये 3 व्यक्ति हुए हैं। इन 3 व्यक्तियों के बारे में एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछता है पाणिनि के बारे में तो अष्टाध्यायी लिखी है और व्याकरणाचार्य है, सूत्रकार भी इन्हीं को कहा गया है ना। पतंजलि कौन है, ये रहे पतंजलि, बता देना। महाभाष्यकार हैं, इन्होंने भाष्यकार लिखा है, महाभाष्य लिखा है, भाष्यकार है। ये कात्यायन जी हैं, इनका वरुचि नाम भी आता है, वार्तिककार हैं और इन्होंने वार्तिक लिखी है। ठीक, ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो व्याकरण में त्रिमुनि का जो योगदान है वह यही है। इनके बारे में अष्टाध्यायी, इनके बारे में महाभाष्य, इनके बारे में वार्तिक, इतना ही पूछा जाता है और आगे कुछ नहीं पूछा जाता, और जितना पढ़ो उतना कम है। आइएगा आगे चलते हैं। यहां पर एक द्विमुनि है, कौन है, व्याकरण में द्विमुनि। क्या रोल है इनका, द्विमुनि। द्विमुनि का क्या रोल है भैया, है भाई द्विमुनि का रोल। त्रिमुनि और द्विमुनि इनका रोल है। कौन सी यहां पर समास होता है सर, यहां पर अव्ययभाव समास होता है। द्विमुनि और त्रिमुनि दोनों में अव्ययभाव समास है, द्विगु समास नहीं होता है ना। आपके सामने मुनि वंशवादी में हमेशा अव्ययभाव समास होता है, तो हम इनके बारे में देखेंगे आगे जब समास पढ़ेंगे। कौन कौन से, इनको भी बनाओ भाई। ये 2 प्यारे प्यारे मुनि हैं, ये देखो, एक तो है आपके बटोजी दीक्षित, ठीक है, एक राजीव दीक्षित भी है, मेरे बहुत बड़े मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। कहने का तात्पर्य, राजीव दीक्षित जी 2009-10 में उनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व विशेष थे। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना राजीव दीक्षित जी को। तो भट्टोजी दीक्षित, और एक हैं आपके वरदाचार्य जी, एक है भट्टोजी दीक्षित, एक है वरदाचार्य जी। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं।
आइएगा इनके बारे में चर्चा करते हैं। भट्टोजी दीक्षित कौन है, वरदाचार्य जी कौन है। भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया होगा और वरदाचार्य जी ने क्या किया होगा। देखो एग्जामिनर इनसे बहुत कम प्रश्न पूछ चुका है अभी तक, जहां तक लगता है अब की बार ग्रेड में IMP इंपोर्टेंट पूछ लेगा भैया, पूछ सकता है, क्या पूछेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइएगा भट्टोजी दीक्षित और वरदाचार्य जी, हम कहें तो यहां पर भट्टोजी दीक्षित ने जो किताब लिखी है वो लिखी है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने किताब लिखी है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इन्होंने लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी। देखिएगा सब, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो भट्टोजी दीक्षित बताना, और लघु सिद्धांत की पूछ लिया जाए तो कौन बताना, वरदाचार्य जी बताना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है, भट्टोजी दीक्षित और वरदाचार्य जी। अब हुआ क्या, देखो कहने का मतलब है पाणिनि को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी चाहिए, सबसे छोटी। यहां मैं बताऊं तो आप सबको पता होगा, आप सब पढ़े हुए हैं, तो अपनी 9th क्लास में जिसको हम पूर्व प्रवेशिका कहते हैं, 9th कक्षा से प्रारंभ होती है और अपने तभी चलती है। वांग में लघु सिद्धांत कौमुदी 9th में चलती है, 10th में चलती है ना, 9th और 10th तक ये चलती है। फिर 11th 12th या आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल शास्त्री में चलती है, ठीक, शास्त्री तक ये चलती है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, है ना। अगर आप सबसे पहले वरदाचार्य को पढ़ोगे तो आप भट्टोजी दीक्षित को पढ़ना प्रारंभ करोगे, आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर भट्टोजी दीक्षित को वरदाचार्य जी को पढ़ लिया तो आप इन तीनों को पढ़ पाओगे, क्योंकि यहां इन तीनों का मतलब हो गया त्रिमुनि, वार्तिकार, भाष्यकार और जो सूत्रकार है, इन तीनों को, पाणिनि पतंजलि कात्यायन को पढ़ पाओगे। क्योंकि पाणिनि पतंजलि कात्यायन का संयुक्त रूप है, कहां देखने को मिलेगा, तीनों की क्रमबद्धता मैं कहूं तो तीनों का समग्र रूप से एक जगह एक सामासिक चीज कहां लिखी हुई है, तो हम कहेंगे कि साहब वैयाकरण सिद्धांत में लिखी हुई है। वैयाकरण सिद्धांत में जो चीजें लिखी हुई है वो यहां पर लिखी गई है। यहां पर लिखा गया है मुनित्रयम नमस्कृत्यम तदुक्ति परिभव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरक्षते। अर्थात कहा गया है मैं तीनों मुनियों को नमस्कार कर कर, कौन कह रहा है, भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं, मैं तीनों मुनियों को नमस्कार कर कर उनकी उक्तियों को लेकर मैं वैयाकरण सिद्धांत की रचना कर रहा हूं, कि साहब मैं इन तीनों को लेकर, इन तीनों का क्रमबद्ध ज्ञान लेकर इन तीनों की रचना कर रहा हूं। आप इन तीनों को एक जगह पढ़ सकते हो, 3 in 1, बात समझ आई, 3 in 1 वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में पढ़ सकते हो। और लघु सिद्धांत क्या कहता है, नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यं करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अर्थात यहां पर मैं नमस्कार कर कर, नतमस्तक होकर मां सरस्वती को नमस्कार कर कर, प्रणाम कर कर मैं यहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी की क्या कर रहा हूं, शुद्धि इत्यादि की चेष्टा करते हुए मैं यहां लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूं। बात सिंपल सी, यहां पर मंगलाचरण ये लिखा हुआ था, यहां पर मंगलाचरण ये लिखा होता। मंगलाचरण का तात्पर्य क्या होता है, मंगलाचरण का तात्पर्य सीधा सा यही होता है विद्वान साथियों, मंगल आचरण। जब भी कोई शुरुआत में कार्य किया जाए, जब भी कोई शुरुआत में कार्य किया जाए तो मंगलाचरण जरूर होना चाहिए। जैसे अपने घर में शादी होती है अपनी बहन की, है ना, अपनी बेटी की शादी होती है, तो सबसे पहले हम कुमकुम पत्री कहां भेजते हैं, सर हम सबसे पहले कुमकुम पत्री रणथंबोर गणेश जी भेजते हैं, हम अपने इष्ट देवों को भेजते हैं, उसके बाद में हम लोगों को वितरित करते हैं। तो यही बात है, हम भी क्या करें, जब भी कोई किताब की निर्माण कर रहे हैं तो हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का तात्पर्य यही होता है कि कोई भी कार्य हम प्रारंभ करें उसमें कोई भी विघ्न ना आए, हम अपने इष्टों को, अपने जो प्रिय हैं उनको याद करें और उसके बाद में हम प्रारंभ करें। तो यही महत्वपूर्ण कार्य था। जिस प्रकार में आया और मैंने कक्षा में सबसे पहले गजानन जी को आह्वान किया कि हमारे सूंड सुंडाला दून दूंडाला जो हमारे सामने है वो हमारा कार्य अच्छा प्रारंभ करे और आप सबको अच्छे से समझ में आए और मेरा कार्य भी अच्छा हो, है ना। तो यही बात अपने देखा,
तो मैं हमेशा जब भी कक्षा स्टार्ट करता हूं, मेरे से जो बच्चे सिलेक्टेड हुए और मैंने जिनको इस प्रकार पढ़ाया, उनकी खुशियां यही होती है कि हम शुरुआत करें और मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी जाए, और शुरुआत करने के बाद में जो बच्चे पढ़कर निकले वो निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षक बने कि मजा आ जाए। हर जगह जाओगे तो आप रोशनी निकालोगे। आप बच्चों को इस प्रकार पढ़ाना क्योंकि आप देश की रीढ़ की हड्डी हैं साथियों। तो आज आपने जो पढ़ा है वो मुझसे ये द्विमुनि त्रिमुनि के बारे में आपने मेरे से ये सारी चीजें पढ़ी हैं, आपको याद होनी चाहिए। हमने व्याकरण का सामान्य परिचय, जो कोई विद्यार्थी प्रारंभ करता है पढ़ना, तो वहां पर सरकारी नौकरी में जो जो प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा वो त्यों त्यों यहां पर मैंने पहले से समझा दिया है। एग्जामिनर एक प्रश्न भी बाहर नहीं पूछ पाएगा। तो मेरी शुरुआत सबसे शानदार है और आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो आप यहां पर देख लिए सब कुछ मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। ये कक्षा लेने मात्र से याद हो जाएगा। नोट्स बढ़िया बनाते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। तो मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा अभी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छे पढ़िएगा। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथियों।